इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो पहले तो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि 6x + 9 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है, x, जिसकी पावर 1 है। जब पावर कुछ भी नहीं होती है तो हम उसकी पावर 1 लगा देते हैं, ये आपको पहले से पता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टू वेरिएबल, और इस इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा, 6x + 9y + 3 = 0। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है x और y, और इन दोनों की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी, जिसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और जो हमारा 6, 9 और 3 है, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा ax + by + c = 0, जिसमें a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और लीनियर इक्वेशन होने के लिए एक कंडीशन होती है कि ये जो a और b है वो 0 नहीं होने चाहिए। क्योंकि a x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 बन जाएगा, और b y में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 बन जाएगा, और बचेगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। तो a और b 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में हो उसका एक और पेयर, मतलब उसका एक और जोड़ा होगा। तो पहले हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि इस तरीके से होगी, a1x + b1y + c1 = 0। ये एक इक्वेशन हो गई, लेकिन हमें तो पेयर चाहिए, मतलब इस तरह की इक्वेशन का एक और जोड़ा होगा। तो दूसरी इक्वेशन होगी हमारी a2x + b2y + c2 = 0। तो इस पूरे चैप्टर में हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी जिसकी जनरल फॉर्म इसी टाइप की होगी। यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है, जैसा कि इस इक्वेशन में x और y वेरिएबल थी। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी रियल नंबर्स हैं, जैसा कि इस इक्वेशन में a b और c सभी रियल नंबर्स थे। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, जैसे कोई दो इक्वेशन लिखनी है हमें, तो हम कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे 3x + 6y + 9 = 0, और हमें पेयर चाहिए तो एक और इक्वेशन लिखनी होगी, जैसे 2x + 3y + 4 = 0। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें कि एक वेरिएबल तो x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो ये तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इस तरीके से समझा। अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और कौन कौन से मेथड्स है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो टोटल दो मेथड्स होते हैं इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला तो है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड में टोटल 3 टाइप होते हैं जिनसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के तीनों टाइप्स को वन बाय वन हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो पहला टाइप है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लीजिए कि हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है x + y - 9 = 0, और दूसरी है x - y - 3 = 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर है x और y इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो जैसा कि इसके नाम में ही सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें जो भी वेरिएबल दिए गए हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है
एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इन दोनों इक्वेशन में से हमें किसी एक इक्वेशन को लेना है, तो हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं। ये है एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम किसी भी एक वेरिएबल x या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x को इसी तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये y यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इस तरफ आकर के नेगेटिव y बन जाएगा। इसी तरीके से -9 इस तरफ आकर के +9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -y + 9, जिसको हम 9 - y भी लिख सकते हैं और ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है, तो इस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि जिस भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम निकालेंगे उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे रख देंगे। तो दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे 9 - y रख लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा 9 - y और उसके बाद है -y, ये एज इट इज, और उसके बाद -3 ये भी एज इट इज आ जाएगा। और अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y बचा है, तो हम आसानी से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -y ये हो जाएगा -2y और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर मिलेगा 6, और अब ये 6 इस तरफ आकर के -6 बन जाएगा और y के साथ जो ये -2 मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आकर के डिवाइड में चला जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये बन गया 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। चलिए हम इस सेकंड इक्वेशन में ही y की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x - y - 3 = 0। यहाँ पे y की जगह पे 3 रख लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा x - 3 - 3 = 0। अब ये -3 - 3 -6 हो जाएगा, जो कि इस तरफ आकर के +6 बन जाएगा। तो फाइनली x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये जो x और y की वैल्यू है ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, जिसको हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, किसी भी एक इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको दूसरे इक्वेशन में रख लेना है। तो चलिए अब हम एल्जेब्रिक मेथड के सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इससे पहले हम कुछ और इक्वेशंस को लिख लेते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड में ये जो हमारी इक्वेशंस दी गई होती हैं, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है या फिर एलिमिनेट करना होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस में जो भी हमारे वेरिएबल का कोफिशिएंट है उनको हमें इक्वल बनाना होता है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। या फिर हम y के कोफिशिएंट्स को भी इक्वल बना सकते हैं, या तो हम इन दोनों को इक्वल बना ले या फिर इन दोनों को इक्वल बना ले। तो हम एक काम करते हैं कि हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 3, उससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये कि पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने सॉल्यूशन में हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, और इसके नीचे ही सेकंड इक्वेशन लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास दो नई इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y = 2 × 10 = 20। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3 × 2 = 6x
माइनस 3 × 2 = 6y इज इक्वल्स टू 3 × 2 = 6। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो अब अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 6x आ गया और यहाँ पे भी 6x आ गया और हमें 6x को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिख लेते हैं और इक्वेशन 4 को उसके नीचे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x + 8y = 20 और इक्वेशन नंबर 4 है 6x - 6y = 6 और इक्वेशन 4 के आगे माइनस साइन है तो इसके सभी निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा -6x + 6y = -6। तो 6x में से -6x कैंसिल होकर एलिमिनेट हो जाएगा और इस 8y में ये 6y ऐड हो जाएगा और मिल जाएगा 14y और इज इक्वल टू के बाद 20 में से 6 से सब्ट्रैक्ट होकर 14 मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 14y = 14। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो ये y के साथ जो ये 14 मल्टीप्लाई में है इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया y = 14/14 और 14 से 14 कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा हमें। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब जो ये y की वैल्यू 1 आई है हमारे पास, इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने पे x की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y = 10, जिसमें इस y की जगह पे 1 रखना है हमें। तो ये 3x ऐसे का ऐसे ही आ गया और y की जगह पर यहाँ पर हमने 1 रख दिया। तो 4 × y = 10 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 3x + 4 = 10। यहाँ से 4 इस तरफ आकर के -4 बन जाएगा और 10 - 4 को सॉल्व करने पे मिलेगा हमें 6। और अब है हमारे पास 3x = 6। यहाँ से 3 इस साइड आकर के 6 को डिवाइड कर देगा और ये बन जाएगा 3 × 2 = 6। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो फाइनली हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं फिर उन्हें कैंसिल करते हैं ताकि हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए अब हम एल्जेब्रिक मेथड के लास्ट टाइप पे आते हैं, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो दो इक्वेशंस दी गई हैं हमें, 3x + 4y - 10 = 0 और 2x - 2y - 2 = 0। इन दो इक्वेशंस को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बहुत इजी सा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन उसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए कि हमें असल में करना क्या है। यहाँ पे बस हमें करना ये है कि जो भी वेरिएबल हैं हमारे पास उनको हमें इक्वल करके लिखना है। जैसे इन दोनों इक्वेशन में x और y वेरिएबल है हमारे पास, तो हम लिखेंगे x = y = 1। 1 इसलिए क्योंकि c वाले टर्म में तो कोई वेरिएबल होता नहीं है। और फिर हम 3 फ्रैक्शंस बनाएंगे वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लिखकर और उनके कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे ये x एक वेरिएबल है, इसके डिनोमिनेटर में x वाले टर्म्स को छोड़कर बाकी के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। मतलब ये कि इसमें x को छिपा लेंगे और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं x वाले टर्म को छिपा लेता हूँ और बाकी के जो कोफिशिएंट है उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4, इसको हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4 × -2। और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, इसको हमें -10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले एक माइनस साइन आएगा और ये बन जाएगा -10 × -2। तो ये एक फ्रैक्शन मिल गया हमें। अब जैसे हमने x वाले टर्म को छिपाया था, ऐसे ही हम y वाले टर्म को छिपा लेते हैं और x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y वेरिएबल के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो ये आ गया 3 × -2।
और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो ये एक और फ्रैक्शन मिल गया हमें। अब हम कांस्टेंट टर्म को छिपा लेते हैं और x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -2। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आ चुके हैं, इनको एक बार हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो पहला फ्रैक्शन बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये बन गया -8, और -2 मल्टीप्लाई बाय -10 ये हो जाएगा +20, और इसके आगे पहले से ही माइनस का साइन है तो ये बन गया -20। अब -8 और -20 को ऐड करने पे मिल जाएगा -28। तो पहला फ्रैक्शन मिल गया हमें x डिवाइडेड बाय -28। अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी है, तो ये है हमारे पास y डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -10। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा -6, और 2 मल्टीप्लाई बाय -10 ये हो जाएगा -20, और इसके सामने माइनस साइन है तो ये बन गया +20। अब -6 और +20 को सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा +14। तो सेकंड फ्रैक्शन आ गया y डिवाइडेड बाय 14। और तीसरा फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई -2 ये -6 होगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये -8 होगा। तो -6 और -8 ये -14 बन जाएगा। तो तीसरा फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -14। अब ये तीनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो पहले x की वैल्यू निकालने के लिए x डिवाइडेड बाय -28 और 1 डिवाइडेड बाय -14 इन दोनों को इवेल्युएट कर लेते हैं हम। तो -28 जो है वो इस तरफ x को डिवाइड कर रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा -28 डिवाइडेड बाय -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 टू जा 28, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के भी हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ही x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये है हमारे पास 3x + 4y - 10 = 0, और इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 4y - 10 = 0, और 3 2 जा 6 होता है, तो ये बन गया 6 + 4y - 10 = 0। तो 6 और -10 ये -4 होता है, जो कि दूसरी तरफ जाकर के +4 बन जाएगा, और ये वाला 4 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आकर के ये 4 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 4/4, जो कि 1 के इक्वल है। तो फाइनली हमारे पास x और y इन दोनों की वैल्यूज आ गई। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि एल्जेब्रिक मेथड का लास्ट टाइप था। अब हमें ग्राफिकल मेथड के बारे में देखना है कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है: a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। इस चीज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे x और y ये दो वेरिएबल होते हैं, और a1 b1 c1 ये पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, और a2 b2 c2 ये दूसरी इक्वेशंस के कोफिशिएंट हैं। तो ग्राफिकल मेथड में टोटल 3 कंडीशंस होती हैं। इन तीनों कंडीशंस में हमें इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है, जिसमें पहली कंडीशन है कि दोनों इक्वेशन में हमें a1/a2 और b1/b2 इन दोनों को इक्वल रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी गई है 4x + 6y + 8 = 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x + 7y + 9 = 0। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो 4 और 3 दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट है, तो a1/a2 हो जाएगा 4/3, और 6 और 7 इन दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट है, तो b1/b2 हो जाएगा 6/7।
अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें कंपेयर करना है, तो चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है, तो इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो इस टाइप के इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा। कुछ इस तरीके से कि एक इक्वेशन की लाइन आ रही है यहाँ पे और दूसरे इक्वेशन की लाइन आएगी यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को काटेगी। तो इस तरह के लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया लिखने के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी लाइंस होगी इस टाइप के इक्वेशन की जहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, वो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर कट करेगी। अब बात करें अगर इस टाइप के इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, तो इन इक्वेशंस के लाइंस तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड पॉइंट होगा ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा उन इक्वेशंस के लिए जिनमें a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के। और इस तरह के इक्वेशन जिसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है, चाहे एक सॉल्यूशन मिले चाहे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, इस तरह की इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जिसमें a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल ना हो, वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएंगी। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब हम ग्राफिकल मेथड के सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन को भी समझने के लिए हम कोई दो इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे 2x + 3y + 4 = 0 और 4x + 6y + 8 = 0। तो इस इक्वेशन में भी हमें a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके देखते हैं हम, यहाँ पे a1/a2 क्या होगा 2/4 और b1/b2 क्या होगा 3/6। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा और 3 से 6 को काटेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल हैं, और अगर ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल आ जाते हैं तो इसमें हमें c1/c2 को भी इंक्लूड करना होता है। मतलब इसमें अब हम c1/c2 को भी कंपेयर करेंगे। तो अब हम a1/a2 और b1/b2 को इक्वल रखेंगे c1/c2 के। तो देखते हैं c1/c2 आएगा हमारे पास 4/8, और 4 से 8 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये भी इसके इक्वल ही आएगा। तो ये तीनों फ्रैक्शन क्या आए हमारे पास 1/2 = 1/2 = 1/2। तो हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? मान लीजिए कि पहली इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, तो दूसरी इक्वेशन की लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसाइड हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से जाती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दूसरे कंडीशन के लिए फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें, कोइंसिडेंट लाइंस। अब हमें इस तरह के लाइंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। देखिए जो दो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे काटती है, जहाँ पे एक दूसरे को टच करती है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर से ही जाएगी तो वो तो एक दूसरे को बहुत से जगह पे काटेगी, तो ऐसे लाइंस के तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट मिल गया हमें मैनी सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं हमें इस टाइप के इक्वेशन के, जिसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। मतलब जब ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हो तो ऐसी लाइंस के तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और जब हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल ही रहा है तो ऐसे इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो जिसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। अब ग्राफिकल मेथड का जो थर्ड कंडीशन है उसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसके लिए भी दो इक्वेशंस का एक पेयर ले लेते हैं जो दो वेरिएबल में हो।
तो मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को कंपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले a1 बाई a2 लिख लेते हैं हम। ये आ गया 6 बाई 12 जो कि 1 बाई 2 के इक्वल है, क्योंकि 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 पे। इसी तरीके से b1 बाई b2 क्या आ जाएगा 4 बाई 8, ये भी 1 बाई 2 के इक्वल है, क्योंकि 4 से 8 2 पे कैंसिल हो जाएगा। मतलब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों इक्वल हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो साथ में c1 बाई c2 को भी कंपेयर करते हैं हम। तो c1 बाई c2 है हमारे पास माइनस 8 अपॉन 9, लेकिन ये तो कैंसिल होगा ही नहीं किसी भी कॉमन टेबल से। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 9। तो जो ये a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारी थर्ड कंडीशन क्या आ गई a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब इस टाइप के इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मान लीजिए कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगी, तो इसकी दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसकी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ की जाएगी। मतलब ये दोनों लाइंस बिल्कुल समानांतर होंगी। तो ग्राफिकल मेथड के थर्ड कंडीशन के लिए फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होंगे दोनों लाइंस के लिए। देखिए सॉल्यूशन होने के लिए दोनों लाइंस को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना जरूरी होता है, और जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस कट करती हैं उसको उन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों ना तो कभी दूसरे से कट करेंगी, ना कभी मिलेंगी और ना ही कभी इंटरसेक्ट करेंगी। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनके सॉल्यूशन भी नहीं होंगे। तो ऐसी लाइंस जो जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें नो सॉल्यूशंस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें a1 बाई a2 हो b1 बाई b2 के इक्वल, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल ना हो, और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन हो, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो ऐसी इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट मिल गया हमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसी के साथ ग्राफिकल मेथड का थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसमें वेरिएबल क्या होता है और उसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। फिर उनके सॉल्यूशंस के लिए दो मेथड्स, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, इन दोनों को बहुत डिटेल में समझा है। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड्स थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ग्राफिकल मेथड में भी तीन कंडीशंस को समझा, जिसमें पहला है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और तीसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने इन सभी मेथड्स को बहुत डिटेल में समझा है। अब अगले वीडियो में हम सभी मेथड्स पे बेस्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो।